हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूं। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को, इस ओके कोई बात नहीं। चलिए, तो सभी बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे क्लास के अंदर। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को शुरू। ओके, होप सो कोई टेक्निकल इशू ना हो। तो जल्दी से अब फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं और आप लोग आंसर करना शुरू कीजिएगा। क्लास को जरा शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थापित है। इसे कहाँ स्थापित किया गया है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप लोगों से पूछी गई है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये आप लोगों को बताना है आंसर करके, ठीक है। बताइएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है। जो मैंने स्टैटिक जीके के आज के क्वेश्चंस भी उठाए हैं, यह भी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी ऊट पढ़ाएंगे अजीब व गरीब हम लोग पढ़ेंगे, ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। लद्दाख में है, नई दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है या फिर पुदुचेरी में है। आंसर कीजिएगा कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल सही, अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, यह है दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह है दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। सो आंसर क्या होगा आप लोगों का, बी ऑप्शन दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे करेंगे। बेस्ट बेकरी कांड, मतलब कि बेस्ट बेकरी केस जो कि हुआ था, है ना, लगभग 2002 के आसपास यह केस हुआ था। तो यह गुजरात के किस शहर में हुआ था, यह जो केस है किस शहर में हुआ था, ठीक है। जो केस है यह आपका किस शहर में हुआ था, कलकत्ता में, वडोदरा में, मुंबई में, धार में, ठीक है। गुजरात की बात की गई है, मुंबई तो आप जानते ही हैं महाराष्ट्र है, धार जानते ही हैं जहां से माही नदी निकलती है, यह है आपका मध्य प्रदेश में। कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता कहाँ पर है, यह है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो आंसर कौन सा बचता है, वडोदरा। ये लीजिए, इसका आंसर करना तो काफ़ी आसान था, कुछ इतना ज़्यादा सोचना था ही नहीं। बिल्कुल जो क्वेश्चन आसान होते हैं उस पर तो आप लोग उस पर करते हो आप लोग बिल्कुल आंसर एकदम खुश हो करके ना। चलिए इसको थोड़ा सा कर लेते। चलिए तो भाई आगे देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। बताइएगा। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी जो स्थापना है वह है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए, ईयर की बात की जाए, फॉर्मेशन की, ठीक है, फॉर्मेशन की बात की जाए तो 1851 में इसकी स्थापना हुई है। देन उसके बाद थॉमस थे जिन्होंने की इसकी स्थापना की थी। क्योंकि देखिए आइडिया आप लगा सकते हैं, जब 1851 में इसकी स्थापना हुई है तो इसका मतलब है 1851 में जब इसकी स्थापना हुई है तो इसका मतलब है कि जिस समय हमारे यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार था उस समय इसकी स्थापना की गई है। और कहाँ पर, यहाँ भी आप लोग सही नहीं आंसर कर रहे हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो कलकत्ता, ठीक है। कहाँ पर, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई है। इसकी जो लोकेशन है कहाँ पर है, कलकत्ता, ठीक है। जो कि सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। चलिए तो भाई आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राजेंद्र ने, कृष्णदेव राय ने, राजराज प्रथम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। किसने किया था, बताइएगा किसने किया था। अगर हम बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये जो मंदिर है यह भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव जी से यह संबंधित है। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका बनाया गया था टेम्पल, ठीक है। इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो 11वीं शताब्दी में
11वीं शताब्दी में यह बनवाया गया था। और किसके द्वारा? यह चोलास के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चोल का जो कि रूल रहा है ना, उसके द्वारा बनवाया गया था, जिसमें से राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स भी कहा जाता है। इसे ग्रेट लिविंग क्या कहा जाता है? इसे ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल भी कहा जाता है। इसे ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया है? चोल का जो कि शासक हुआ है राजराज प्रथम, इसके द्वारा इसे बनवाया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, है ना, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो कहाँ पर है? इसकी स्थिति की बात की जाए तो कहाँ पर है? तंजावुर में। कहाँ पर है? तंजावुर में है। तंजावुर जो कि आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके साथ ही याद रखिएगा, हमारे भारत के अंदर जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं, हमारे भारत के अंदर जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं, उनमें यह भी शामिल है। चलिए आगे करेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बताएंगे। आंसर कीजिएगा भाई। यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर बात करती हूँ तो अर्थ डे की जो इसकी मनाए जाने की जो शुरुआत है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर मैं बताऊं कि यह कब मनाया गया था, तो यह 1970 में 1970 में फर्स्ट टाइम दिवस जो है, फर्स्ट टाइम यह सेलिब्रेट किया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग तारीख की बात करते हैं तो कब? 22 अप्रैल को यह आपका मनाया गया था। इसके साथ ही अगर हम बात करते 22 अप्रैल को यह आपका मनाया गया था। एंड इसके मनाए जाने के लिए जो कंट्रीज मेंबर हैं, जो इंक्लूड देश हैं, वह लगभग 193 कंट्रीज, 193 देश क्या करते हैं? इस दिवस को मनाते हैं, है ना। इतने जो सदस्य देश हैं वह क्या करते हैं? वे इसको यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग जागरूक हों कि उन्हें प्लांटेशन ज़्यादा करना चाहिए, है ना, जो है उन्हें पौधे लगाने चाहिए, गंदगी कम फैलानी चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। मतलब हमारी जो क्लाइमेट है उसे क्लाइमेट को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी भी हरी भरी रह सके। ठीक है, तो इसलिए अर्थ डे मनाया जाता है। एंड 2020 में अगर मैं इसकी थीम की बात करती हूँ, क्योंकि थीम भी आप लोगों से पूछी जाती है, तो क्या थीम थी इसकी? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन क्या थी? 2020 की थीम थी, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन 2020 की इसकी थीम थी, जो कि आप लोग याद रखेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, बस चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से आप लोग।
आंसर करते हैं। चलिए, चीन और रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने कितने देशों को स्पर्श करती है? याद रखिएगा 14 देशों को। और विश्व में, ठीक है, विश्व में मतलब पृथ्वी पर ऐसे देश जो कि सबसे ज़्यादा देशों से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं वह चीन और रूस ही हैं, जो कि 14 देशों से, कितने, 14 कंट्रीज से। चाइना भी 14 ही देशों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है और रूस भी 14 ही देशों से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क को किसने डिज़ाइन किया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो यह 1886 में डेडिकेट किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने गिफ्ट किया था किसको? यूएसओ को स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क में बना है, जिसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करती हूं तो लगभग 39 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह आपका बना हुआ है, जो कि एकता की मिसाल को दर्शाता है ना। एकता जो है मतलब कि एकता की मिसाइल बनकर के यह स्टैचू खड़ा हुआ है ना। 39 नहीं है, सॉरी रुकिए, 46 मीटर है ना, 46 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। एंड इसको किसने डिजाइन किया था? इसे किया था किसने डिजाइन? फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। किसने किया था? फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने इसको डिजाइन किया था। चलिए आगे करेंगे। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ठीक है, किन देशों के बीच में यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है बताना है। जर्मनी है, फ्रांस है ना, फ्रांस और स्पेन है, ईरान व इराक है, या फिर जर्मन और पोलैंड है? बताएंगे आंसर करके। हाँ बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। इसकी बात की जाए तो हिंडनबर्ग जो रेखा है यह आपकी किसके बीच है? इसकी अगर बात की जाए तो यह आपका शेयर करती है, किसको शेयर करती है? यह आपका जर्मन और पोलैंड को यहाँ पर सेपरेट करती है, ठीक है। है ना, किसको? बिल्कुल सही, यह किसको सेपरेट करती है? यह आपकी फ्रांस और जर्मन और पोलैंड को सेपरेट करती है, जर्मन और पोलैंड को सेपरेट करती है, ठीक है। आगे करेंगे। त्सोंगडू और ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है? त्सोंगडू और ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है? भूटान और रूस, रूस और श्रीलंका, फिलीपींस और लाओस, या फिर फ्रांस और रूस? बताना है आप लोगों को किन देशों की संसद का नाम है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो कि संसद है क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ की संसद को कहा जाता है संसद ही, पार्लियामेंट ही कहा जाता है। मालदीव की संसद को माजिलिस कहा जाता है। एंड अलग अलग जगह कांग्रेस कहा जाता है यूएसए की संसद को, ठीक है। और सीनेट कहा जाता है जापान की संसद को। एंड त्सोंगडो की बात करते हैं तो जापान की संसद को कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है रूस की संसद को। सो ए ऑप्शन जो है क्या होगा हम लोगों का? बिल्कुल सही आंसर होगा ए ऑप्शन। हाँ सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? पर्सिया, निचेन, वास्तेक, या फिर माजिस? ईरान को पहले मतलब प्रेजेंट टाइम में ईरान को ईरान के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? ईरान के बारे में बताइएगा। ईरान की अगर मैं कैपिटल की बात करती हूँ तो इसकी जो कि कैपिटल है, जो राजधानी है वह क्या है? वह है, इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है तेहरान। क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है ना। रियाद सऊदी अरब की और बगदाद है इराक की राजधानी। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही, पर्सिया इसको कहा जाता था, ठीक है। किस नाम से? पर्शिया के नाम से इसको जाना जाता था। चलिए आगे करेंगे। यूएसए का प्रमुख शहर न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? पोर्टमैक, रीमा, हडसन, या फिर राइन? पोर्टमैक की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, जो कि आपकी यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी पोर्टमैक नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका है नहीं, ठीक है। उसके बाद रीमा हमने इतना पॉपुलर नाम जो है सुना नहीं।
और देन उसके बाद आपका आता है हडसन। हाँ, कौन सा आता है? हडसन, बिल्कुल सही। कौन सा आता है? हडसन। हडसन नदी के किनारे पर यह आपका स्थित है। कौन सी? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है आपका क्या यहाँ पर जो कि हम बात कर रहे हैं शहर की, ठीक है। चलिए, न्यूयॉर्क, बिल्कुल। चलिए आगे करेंगे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम यह कहाँ स्थित है? यूएसए में, रशिया में, चीन में या फिर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में? यह कहाँ पर स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? प्रेजेंट टाइम में स्टैन स्मिथ जो हैं वह यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। वह यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंट है। इट मीन्स हिंदी में बात की जाए तो यहाँ पर क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या नाम है इनका? स्टैन स्मिथ। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टाइम में यहाँ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हम बात करें तो यह कहाँ पर है? आपका यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। यूएसए में आपका रोडे आइलैंड जो है, ठीक है। न्यूपोर्ट सुना है आपने? न्यूपोर्ट कहाँ पर है? न्यूपोर्ट यूएसए में है। न्यूपोर्ट, न्यूपोर्ट जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? आपका रोडे आइलैंड में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है किसकी? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है। इस तरह के शहर जो होते हैं ना, जो कि न्यूज़ में होते हैं, यूपी के एग्जाम में मैंने देखा है, जितना भी मैंने चीज़ों को प्रीवियस ईयर के आपके मैं देख कर रही हूँ क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा आप लोगों के लिए पढ़ती रहती हूँ स्टैटिक जीके में कवर कराने के लिए। तो शहरों से रिलेटेड, है ना, उत्पादन के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया ही था, पूछा जाता है, जनसंख्या से भी पूछा जाता है, तो शहरों के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। क्या काम था, क्या नहीं था, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन शहरों के बारे में प्रॉपर लोकेशन, कोई न्यूज़ में चल रही है कोई जगह तो उसकी लोकेशन पूछ लेगा। नासिक कहाँ है? किसी भी वजह से नासिक बहुत फेमस चल रहा है तो नासिक कहाँ है, ठीक है। उज्जैन कहाँ है? तो इस तरह से मतलब फेमस चीज़ें पूछ लेता है शहर। तो ये भी देख लिया करो आप लोग यूपी के अपने एग्जाम के अंदर। चलिए, मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची किस देश के चित्रकार हैं, ठीक है, बताइएगा। अक्सर आप लोगों से मोनालिसा जो पेंटिंग है इसके चित्रकार भी पूछे जाते हैं। मोनालिसा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर कोई दुखी व्यक्ति होता है तो उनको वह दुखी नज़र आती हैं, और कोई खुश होता है तो उनको वह खुशी नज़र आती हैं। तो मेरे से तो कोई पूछता था तो मैं तो कहती थी कि खुश है, खुश है। और बाकी खैर एक रहस्यमय पेंटिंग इसको माना जाता है। वर्ल्ड में जितनी भी महंगी पेंटिंग है, बहुत ही कॉस्टली पेंटिंग्स हैं, तो उनमें से एक है। ओके, सो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ के हैं? यह है इटली के। कहाँ के हैं? इटली के हैं, ठीक है। सो आंसर क्या जाएगा आप लोगों का? सो आंसर इज सी ऑप्शन, इट मीन्स इटली यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे करेंगे। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है, जिन्हें की सबसे पहला यह जो मतलब सम्मान है यह आपका मिला है, बताएंगे आंसर करके। इसके साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगी, आप लोग अक्सर इतिहास में पढ़ते होंगे पाकिस्तान ए निशान, पाकिस्तान ए निशान, ठीक है। बल्कि शायद मैंने भी आप लोगों को कराया था, इसके बारे में कि यह जो है यह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नागरिक सम्मान है। जैसे कि हमारे भारत में कौन सा है? हमारे भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। लेकिन हमारे जो भारत रत्न है यह सिर्फ 2 आउट ऑफ इंडिया पर्सन को दिया गया है, जिसमें से खान अब्दुल गफ्फार हैं एंड नेल्सन मंडेला। सिर्फ ये 2 व्यक्ति हैं जिनको कि अभी तक भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च मतलब कि हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इतिहास में पूछ लिया जाता है, एक रैंडम क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके का भी बनता है कि पाकिस्तान ए निशान सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह कौन थे? मोरारजी देसाई।
है ना, कौन से थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे यहाँ पे। कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, रह आएगा यहाँ पे, इसको ठीक से लिख देती हूँ। मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए बताएंगे। हाँ, तो कौन थे? एन राम। ठीक है, कौन थे? एन राम थे। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? एन राम थे। ठीक है, एन राम को दिया गया था। पाकिस्तान का निशान जो है यह दिया गया है मोरारजी देसाई को, है ना, मोरारजी देसाई को दिया गया है, जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री भी रहे हैं। चलिए आगे करेंगे कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ठीक है, 49वीं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं साउथ कोरिया की बात करती हूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में, तो 38वीं समांतर रेखा इन दोनों को अलग करती है। मतलब कि पैरेलल लाइन जो है अलग करती है। कौन सी? 38वीं समांतर रेखा इनको अलग करती है। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बारे में। तो इन्हें 17th पैरेलल लाइन, इन्हें 17th पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन जो है क्या करती है? इनको अलग करती है। उसके बाद यूएसए और कनाडा की बात करते हैं। ठीक है, यूएसए और कनाडा की बात करते हैं तो इन्हें 49वीं समांतर रेखा ही अलग करती है। कोस जर्मन और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा अलग करती है। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आप में से कुछ बच्चे क्लास के अंदर लेट आए हैं। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है जो कि मैंने अभी लास्ट में आप लोगों को बताया है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को करा दिया था। चलिए खैर आगे हम लोग करते हैं। क्लियर है ना? इनके बारे में रैंडमली आप लोगों से पूछ लिया जाता है। 38वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। 17वीं समांतर रेखा अलग करती है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को। उसके बाद 49वीं है ना, 49वीं पैरेलल लाइन अलग करती है यूएसए एंड कनाडा को। देन जर्मन और पोलैंड की बात की जाए तो हिंडनबर्ग रेखा इनको अलग करती है। आगे करेंगे, कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद किया था? ठीक है, बताएंगे किसने अनुवाद यहां पर किया था? किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद यहां पर किया था? ठीक है, उसके बाद अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत मानी जाती है कि व्यास के द्वारा रचित है। बल्कि व्यास जो है उन्होंने बोला था, है ना, लिखा किसने था? आपका गणेश जी ने ना। देन उसके बाद राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कल्हण जो कि आपका जिस समय उत्तरी भारत में जब यहाँ पर आपका उत्कल है ना और लाहौरी है ना और आपका काकतिया तो दक्षिण भारत में था, एक कैसे और नाम है, जब ये 3 राजवंश जो हुए हैं ऊपर, तो उस समय यह शासक रहा है। श्री हर्षवर्धन के समकालीन रहा है कल्हण। तो राजतरंगिणी में श्री हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा है, किसने? कल्हण ने। ठीक है, देन चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि इनका अनुवाद किसने किया था। तो अनुवाद जो है फारसी भाषा में वह जैन उल अबाहद्दीन ने किया था। उसके बाद महाभारत के अनुवाद के लिए दारा शिकोह भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है दारा शिकोह कि किसने अनुवाद किया था, किस मुगल शासक ने अनुवाद किया था। तो दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का बेटा था, बड़ा बेटा था, है ना, नहीं, औरंगजेब का बड़ा भाई था, शाहजहां का बड़ा बेटा था। ठीक है, दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को भी जाना जाता है, काफी पढ़ा लिखा था, कि इसने महाभारत का अनुवाद किया है। चलिए आगे करेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट
किसने और कब प्रस्तुत किया था? IG पटेल, M घोष, S जगन्नाथन या फिर RK षणमुखम चेट्टी? बताएंगे आंसर करके। आंसर कीजिएगा भाई। बिल्कुल सही। हम बात करते हैं तो किसने किया है? RK षणमुखम ने 26 नवंबर है ना 1947 में स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया है। किसने? आपका किसने किया है? यह किया है RK षणमुखम ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए करें अब हम आगे। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, अगर भारत के सबसे पहले बजट की बात की जाए, अगर भारत के, खैर स्वतंत्र भारत की इसमें ही आता है, चलिए खैर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल के बताऊंगी आप लोग को। श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर डॉक्टर स्वामीनाथन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं स्वामीनाथन की बात करती हूँ तो यह हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं भारत में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं कौन? वर्गीस कुरियन, सॉरी आपके स्वामी नाथन। वर्गीस कुरियन की बात करते हैं तो इन्हें जाना जाता है किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति के लिए इनको जाना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से ही देश में अमूल डेयरी की स्थापना हुई थी सबसे पहली बार गुजरात में। ठीक है, ताकि दूध की पूर्ति की जा सके, क्योंकि अब गाय भैंसों से थोड़ी ना दूध की ही पूर्ति होगी, है ना। आजकल कहाँ इतना जो है पालन कर रहे हैं, तो दूध की पूर्ति के लिए तो वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं तो इनको भी आपका हरित क्रांति के लिए जाना जाता है इन दी वर्ल्ड। विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो वह नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। चलिए आगे करेंगे। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की शक्ति किसे करने की शक्ति है? किसको का शक्ति है करने की? ठीक है, Who has the power to regulate the Indian capital market? RBI, SEBI, NTPC या फिर NGT? किसके पास पावर है? ठीक है, किसके पास पावर है? बताएंगे आप लोग आंसर करके। बिल्कुल सही। मैं बात करती हूं तो किसके पास है? सेबी के पास है। किसके पास है? सेबी के पास है। इट मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख देती हूं जरा मैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यह इसकी फुल फॉर्म है। इसकी अगर बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का जो अधिकार मिला था वह 1992 में मिला था। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी पावर जो दी गई थी वह 1992 के एक्ट के माध्यम से दी गई थी। उसके बाद इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? वह है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह कौन है? अध्यक्ष की अगर बात की जाए यहाँ पर तो भाई कौन है? तो है यहाँ पर कौन? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी है। ठीक है, कौन है? अजय त्यागी है। क्लियर है? एक एक पॉइंट जो है आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। यहाँ का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1992 में इसे स्टैट्यूटरी पावर मिल गई थी अपनी। ठीक है, एक जो है एरिया में, मतलब इसको अधिकार मिल गया था काम करने का एक ऑफिशियल रूप से। मुंबई में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष यहाँ पर अजय त्यागी हैं। ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे करेंगे। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा दर्रा जोड़ता है? वर्धन दर्रा, महात्मा गांधी दर्रा, जाफना दर्रा या फिर एलिफेंट दर्रा जोड़ता है? कौन सा पास जो है यहाँ पर इनको जोड़ रहा है? कौन सा पास इनको जोड़ रहा है? आंसर कीजिएगा।
कौन सा पास इनको जोड़ने का काम कर रहा है? बिल्कुल सही, कौन सा कर रहा है? एलिफेंट पास। ठीक है, कहां पर? आपका एलिफेंट पास जो है वह इनको जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? बाकी श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धनपुरम कोटे यहाँ की राजधानी है, रुपया करेंसी है, एंड महिंदा राजपक्षे क्या है? यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए करें आगे हम लोग। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, गोटाबाय राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, गोटाबाय राजपक्षे क्या है? यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे करेंगे भाई। हरित गृह प्रभाव में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? बताएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, होम नहीं हाउस है, होम नहीं क्या है? हाउस है। चलिए बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। बताएंगे कौन सी गैस यहां पर इफेक्ट करती है? बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है, जो कि लगभग 55% तक इफेक्ट करती है। सबसे ज्यादा कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा CFC इफेक्ट करती है। तीसरे नंबर पर इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा मीथेन। ठीक है, बाकी आ जाती हैं आपकी अदर गैसेस। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 55% के आसपास जो है इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, इसके अंदर। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट भी हमारा आ जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है, बेरिंग जल संधि को, जावा जल संधि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। की ऑफ द मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है? मेडिटेरियन सी की बात करते हैं तो जहां पे आपने अटलांटिक ओशियन को देखा होगा, महासागर को देखा होगा, उधर की तरफ इसकी लोकेशन है, और मेडिटेरियन सी में जाकर के ही नील नदी गिरती है। ठीक है, नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कहां पर? आपका पृथ्वी पर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही, कौन सा होगा आपका? जिब्राल्टर संधि। कौन सा है? जिब्राल्टर संधि आपका सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, आज थोड़ा थकेले से प्रतीत होते हैं। अभी रुकिए, पानी पिया जाएगा तो। क्लियर है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि आप लोगों को याद रखनी है, जो कि अटलांटिक और मेडिटेरियन सी के बीच में यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, जिसे कि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। जरा हम पानी पीते हैं। बिल्कुल सही, भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की बात करते हैं। पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी, पिलर ऑफ मेडिटेरियन सी की बात करते हैं तो किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका स्ट्रम्बोली को। किसको? स्ट्रम्बोली को कहा जाता है, स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रम्बोली को कहा जाता है। और स्ट्रम्बोली को क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रम्बोली जो है यह क्या है? स्ट्रम्बोली एक क्या है? वोल्केनो है। क्या है? एक वोल्केनो है। ठीक है, क्या है? स्ट्रम्बोली की बात करते हैं तो यह एक वोल्केनो के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका कैसी है? एक एक्टिव फॉर्म में है। जो कि कैसी है? एक एक्टिव फॉर्म में है, मतलब कि एक सक्रिय है। यह कहां पर है? सक्रिय है। और यह कहां पर है? इटली में है। कहां पर है? इटली में है। एक्चुअली इटली जो है ना, यहाँ पे स्ट्रम्बोली जो है
वह एक आइलैंड है। आइलैंड इट मीन्स एक द्वीप है यहाँ पर इटली के अंदर, जहाँ पे कि एक एक्टिव वोल्केनो है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। और यहाँ से लावा अक्सर जो है बाहर निकलता हुआ देखा जाता है, इसीलिए इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर की। आगे करेंगे, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है। कौन सी जल संधि है इनको जोड़ने वाली, ठीक है। हम बात करते हैं तो यह दोनों आपकी कहां पर पड़ती हैं, जहां पे कि गल्फ कंट्रीज हैं, जहां पे कि गल्फ कंट्रीज हैं। बल्कि ओमान की बात करें तो यह इनमें से ही एक है ना। यमन है ना, यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब तो है ही। तो यह सभी कैसे हैं, यह सभी आपके गल्फ कंट्रीज हैं जो कि एशिया के ही देश हैं, ठीक है। तो हम इनकी बात कर रहे हैं, फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, बताएंगे कौन सी है इनको जोड़ने वाली जल संधि। बिल्कुल सही, इसकी कौन सी है हम बात करते हैं, यह है आपकी हॉर्मुज जल संधि, जो कि इसके सबसे नियरेस्ट देश की बात करते हैं, सबसे नियरेस्ट देश की बात करते हैं तो यूएई पड़ता है, मतलब कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसके सबसे करीब पड़ता है, इस जल संधि के, इस स्ट्रेट के, ठीक है। चलिए आगे करेंगे, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है। क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से एकदम, ठीक है। ये पूछे जाते हैं बच्चों आप लोगों के क्वेश्चंस। चलिए करेंगे आगे, बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की बात करते हैं तो कहाँ पे है, नासिक में है। मैं थोड़ा सा गैप जो है ना वो आप लोगों को सोचकर आंसर करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर करके ही आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है, कितना जो है आप लोगों को आता है। खैर, यहाँ की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, यह आपका नासिक में है, और नासिक कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को सर्वप्रथम किस देश ने वैधता प्रदान की थी, बताएंगे किसने प्रदान की थी बिटकॉइन, जो कि काफी पॉपुलर रहा था बिटकॉइन। हमारा जब चैनल जो हैक किया गया था ना, उस टाइम पे बिटकॉइन की ही डिमांड की गई थी, मतलब वो दिख रहा था वीडियो जो कि वो लगा रहे थे जर्मन ब्रदर्स का करके। बिटकॉइन जो कि क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल मतलब कि आप सिर्फ इसको जो है डिजिटल माध्यम से देख सकते हैं, है ना, ऐसे कोई हार्ड कॉपी नहीं है, इसको आप टच कर सकते हैं। सऊदी अरब, जापान, अमेरिका, फ्रांस, कौन सा देश था सबसे पहले क्या देने वाला, सबसे पहले इसको वैधता प्रदान करने वाला, कौन सा देश था। हाँ बिल्कुल सही, कौन सा था, जापान था। कौन सा था, जापान देश था। ठीक है, जापान में एक और याद रखिएगा, यहाँ पे अभी नए ही प्रधानमंत्री बने हैं जो कि आपके याशिदी सुगा जो है यहाँ पर बने हैं नए प्रधानमंत्री, जो कि एलडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। एंड नारुहितो यहाँ पे अगर हम एम्परर की बात कर रहे हैं, एम्परर इट मीन्स यहाँ पर सम्राट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, यहाँ पर सम्राट लाइक राजवंशी है ना, या फिर महारानी वाला जो कि आपका है, मतलब एक चलता है ना, पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, तो उस तरह का शासन यहाँ पर चलता है। एंड नारुहितो यहाँ पर क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बाकी अगर यहाँ की हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, टोक्यो कैपिटल है,
और येन यहाँ पर करेंसी चलती है। सीनेट यहाँ की संसद को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ के जो तूफान होते हैं उनको टाइफून कहा जाता है। टाइफून इनको कहा जाता है, जो कि टाइफून इनको कहा जाता है, जो कि क्या होते हैं, यहाँ के तूफान होते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे जरा, चलिए आगे करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? बताएंगे, निम्न में से किस देश को सौंपी है? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2020 में होना था, वह कहां पर होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था। कहां पर होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया। किस वजह से? ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, जिसके चलते यह पोस्टपोन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब कि स्थगित कर दिया गया। ठीक है, स्थगित जो है कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, और अब ऑस्ट्रेलिया जो देश है वह अब T20 का जो आयोजन है वह अपने यहाँ पर 2022 में कराएगा। कब कराएगा? नहीं दिख रहा है क्या कलर? कहाँ पर कराएगा? अब अपने यहाँ पर 2022 में आयोजन जो है यह भाई इसका कराएगा। ठीक है, 2022 में अब इसका आयोजन कराएगा ऑस्ट्रेलिया। खैर, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी इन देशों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश। सो भारत जो है वह 2021 में करेगा मेजबानी इसकी। ठीक है, जो कि पहले से ही वेल प्लान था, तो अब जो कि प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा ना? चलो आगे करेंगे। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? कौन इसके राइटर है? शोभा डे, अनीता देसाई, नीना राय या फिर शैली चोपड़ा। अमेजिंग अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, जानती है, श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या नगरी। काफी हिंदू श्रद्धालुओं की श्रद्धा जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। सो एक पवित्र भूमि या एक जो है एक बात करते हैं तो इसको एक श्रद्धालु भूमि के नाम से भी जाना जाता है अयोध्या को। ठीक है, बताएंगे आप लोग आंसर करके। अमेजिंग अयोध्या जो कि 2019 के आई थिंक 2019 नहीं 2020 के स्टार्टिंग में ये बुक आई है। तो बताओ जरा जल्दी से आप लोग आंसर करके। बिल्कुल सही। अयोध्या की बात करते हैं तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। और नीना राय, ठीक है, किसने? नीना राय जो है ना, नीना राय की यह बुक है। चलिए आगे करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन द नेक्स्ट अपना। निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? यह आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 वाज सक्सेसफुली टेस्टेड? पाकिस्तान ने, जापान ने, रूस ने या फिर इजराइल ने? किस देश ने सक्सेसफुली क्या किया है? इसका टेस्ट किया है। किसने किया है? बिल्कुल सही। किसने किया है? यह किया है आपका किसने? इजराइल ने किया है। किसने किया है? इजराइल ने सफल पूर्वक जो है इसका परीक्षण किया है। उसके बाद इजराइल की हम बात करते हैं तो यरूशलेम इन्होंने अपनी राजधानी बना ली है और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वह यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? इजराइल के। चलिए आगे करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? चलिए किसको चुना गया है?
किसको चुना गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, प्रोफेसर राहुल त्यागी, प्रोफेसर विक्रम सचदेवा, प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। आर्टिकल 4 मैं आप लोगों से यूपीएससी के लिए आर्टिकल भी बताइएगा, ठीक है? चलिए, बिल्कुल सही समझ गए आप। 315 से लेकर के 353 तक के जो आर्टिकल हैं वह आपका यूपीएससी से ही संबंधित है। ये मैं पूछने ही वाली थी आप लोगों से। एंड कौन यहाँ पे? प्रमोद कुमार जोशी जो हैं उनको यहाँ का चेयरमैन बनाया गया। सॉरी 23, रुको 23 है ना, 53 नहीं 23 है। 315 से 323 तक यह है आपका है, ठीक है? चलिए आगे करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो कि आप लोग को आंसर करके बताना है, ठीक है? आंसर कीजिएगा अगले क्वेश्चन का आप लोग, बस इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। क्वेश्चन है भाई हमारा कि वर्ष 2020 में विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 24 से 29 अगस्त, 24 से 28 अगस्त, या फिर 23 से 27 अगस्त, या 22 से 26 अगस्त? कब मनाया गया? बिल्कुल सही, कब मनाया गया? 24 से 28। वैसे मैंने अपनी बाकी की क्लास में ये क्वेश्चन कराया है। और बाकी अगर हम वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे की अगर बात करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। लोगों को जल को, है ना, जल को सुरक्षित करने के लिए, उसे सावधानी पूर्वक यूज करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है? चलिए आगे करते हैं अब हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ जाता है आगे क्वेश्चन जो कि है, ठीक है, देखिएगा। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने आभासी रूप से मानसिक स्वास्थ्य पुनरावास हेतु किस हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है? बताइएगा किस हेल्पलाइन का इन्होंने शुभारंभ किया है?
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किरण है यहाँ पर आंसर आपका, और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो हैं यह हमारे हैं जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिक हमारे मंत्री हैं। एंड क्लास के शेड्यूल के बारे में आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10 बजे एसएससी एग्जामपुर चैनल पर, एसएससी एग्जामपुर पर, उसके बाद 11 बजे अपनी मेन चैनल पर क्लास होती ही है, 12:30 बजे बिहार एसआई में, और 1 बजे आपकी यूपी पुलिस की होती ही है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं क्लास में। चलिए अब हम लोग क्लास को करते हैं ऑफ। अभी सब कुछ ठीक है? ठीक है, चलिए तो क्लास को कर रहे हैं ऑफ। लाइक वाइक कर दिया करो और टाइम से जरा क्लास में आया करो। जो लाइव क्लास नहीं कर पाते वह ऑफलाइन क्लास कर लिया करो, लेकिन पढ़ा करो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपना आगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।